आजकल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बल के लिए एक सामाजिक प्रभाव व पब्लिक पर्पस का सर्वे के लिए टीम आई है और वो सर्वे किया जा रहा है। इस सोशल इम्पैक्ट सर्वे का जो प्रोविज़न है वो 2013 का जो अधिनियम राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में इसका प्रोविज़न सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक दे रखा है। सेक्शन 4 में यह प्रोवाइडेड है कि जब कभी इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट कोई कहीं पर तैयार होना होता है तो उसके लिए यह सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस सर्वे जो है इसका कंडक्ट करना आवश्यक होता है और उसमें ये देखा जाता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में पब्लिक पर्पस जो है वो इन्वॉल्व है और इस प्रोजेक्ट के बनने से वहाँ के समाज के ऊपर, आर्थिकी के ऊपर, वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर और वहाँ के लोगों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर वह उस सोशल इम्पैक्ट सर्वे में मौके पर जाकर एक एक्सपर्ट टीम जो है वो लोगों के बीच में इसकी हियरिंग करती है, उनको पूछती है, उनके बयान भी रिकॉर्ड करती है और हर पहलू के ऊपर बात सुनती है। वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमेटी हैं, पंचायत हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाता है और वहाँ पर जो स्कूल हैं, जो दूसरे पब्लिक पर्पज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स ली जाती है कि कितने इंस्टीट्यूशंस इसमें आ रहे हैं और कितने इससे जो है प्रभावित होंगे। इस प्रकार से यह रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा और गवर्नमेंट फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप नॉमिनेट करेगी जिसमें साइंटिस्ट भी होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के म्यूनिसिपल कमेटी के भी होंगे और 2 एक्सपर्ट जो है वो रिहेबिलिटेशन, लोगों की रिहेबिलिटेशन से संबंधित एक्सपर्ट्स भी होंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट भी उसमें अवेलेबल होगा। इस प्रकार का एक ग्रुप तैयार करके वो रिपोर्ट जो सोशल इम्पैक्ट सर्वे टीम देगी उस रिपोर्ट को वो एग्ज़ामिन करेंगे, हर पहलू के ऊपर गौर करेंगे और यदि वो एक्सपर्ट ग्रुप यह मानता है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से नुकसान कम और लाभ ज़्यादा है तो उसको बनने की वो रिकमेंडेशंस प्रस्तावना दे देंगे। लेकिन यदि यह ग्रुप इस सारांश पर पहुंचता है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से समाज को, लोगों को, एनवायरनमेंट को, देश प्रदेश को लाभ कम है और उसके मुकाबले नुकसान ज़्यादा है और इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ के वातावरण को नुकसान होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या यहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि है जिसका नुकसान होगा और यदि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसके आसपास कोई कम उपजाऊ भूमि अवेलेबल हो तो वह ग्रुप उस कम उपजाऊ भूमि के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की प्रस्तावना सरकार को देगा। जहाँ तक वर्तमान जो टीम आई है उनका मानना है वो बल में इसकी जो
सुनवाई है वो शायद कर चुकी है, लोगों को सुना है, उन्होंने हर पहलू पर गौर फरमाया है और ऐसा सुनने में आया है कि एक विज़िट उन्होंने जाहू में, जहां हवाई अड्डा बनाने का पहले ही प्रस्ताव था, उस जगह को भी वो टीम देखकर आई है और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जो प्रस्तावना होगी उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन दोनों स्थानों में कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है, कहाँ पर लोगों का अपरूटिंग जो है ज़्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कोई टावर लाइंस हैं या कोई प्रोजेक्ट का टनल नज़दीक है। इस प्रकार के एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे और जहाँ पर ज़्यादा सुविधाजनक जगह और कम नुकसान से यह प्रोजेक्ट बनाया जा सकता हो, उसकी प्रस्तावना मैं समझता हूँ यह टीम सरकार को देगी। यह भी देखने का एक विषय है कि नए अधिनियम में सेक्शन 10 में एक ऐसा प्रोविज़न डाला गया है फूड सिक्योरिटी का, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि विकास के कार्यों के लिए कोई भी मल्टी क्रॉप्ड, जहाँ पर बहुफसली भूमि हो या सिंचित भूमि हो, उसका अधिग्रहण नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगे यह सेक्शन 10 भी मैटर करेगी, क्योंकि बल्कि की जो भूमि है मल्टी क्रॉप्ड है और सिंचित भूमि है, इसलिए यह सेक्शन भी इस सर्वे में विशेष रूप से देखी जाएगी, क्योंकि जाहू में जो स्थान है वो बंजर पड़ा है, वहाँ पर लोग आज की तारीख में कोई फसल नहीं उगाते, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर पहले भी हवाई अड्डा बनाने की प्रस्तावना थी और लोगों ने ये भूमि खाली छोड़ रखी है, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा आवारा पशु हैं कि उनकी फसल को वो उजाड़ देते हैं। इसलिए वो लोग भी इस भूमि को किसी विकास कार्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक भूमि के कीमत का प्रश्न है, इसमें यह देखने की बात है कि हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश में जो सर्कल रेट हैं भूमि के, वे कम कर दिए और ख़ासकर उन ज़िलों में कम किए जहां पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं या इस प्रकार के हवाई अड्डा बनाने की जो प्रस्तावना है, ये क्यों किया यह तो सरकार बताएगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे किसान हैं, भूमि के मालिक हैं या जिनके मकान इसमें आ रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा सरकार ने ये किया है। और ये क्यों किया है इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जो 2013 का अधिनियम है उसमें एक ऐसा ख़तरनाक फार्मूला कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए डाल रखा है, जिससे यहाँ के जो किसान हैं, भूमि मालिक हैं या जिनके घर या बिजनेस इस अधिग्रहण की चपेट में आ रहे हैं, उनकी इससे कमर टूट रही है। इस अधिनियम में यह प्रोविज़न डाला है कि कंपनसेशन देते समय जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है उसकी शक्तियों को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है और एक फार्मूला डिवाइस किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट ये रखा है कि वह सर्कल रेट को कंसीडर करेगा। अब क्योंकि सर्कल रेट जो है सरकार ने हर जगह कम कर दिए हैं, इसलिए उसकी कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो सर्कल रेट से बाहर जाए। और दूसरा पॉइंट उस फार्मूले में ये है कि पिछली 3 सालों से जो सेल डीड्स वहाँ हुई हैं
जो बैनामे वहाँ हुए हैं उसमें से 50% जो हाईएस्ट वैल्यू के बैनामे हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी और उस एवरेज वैल्यू और सर्कल रेट में से जो हायर होगा उसको कंपनसेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूँ 90% ऐसे बैनामे रजिस्टर्ड होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो लोग जो असली वैल्यू होती है लैंड की, जो उनके बीच में तय हुआ होता है उस भूमि का मूल्य, उसके बराबर का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाते और उस बैनामे पर उतनी ही वैल्यू दिखाते हैं जितना कि वहाँ का सर्कल रेट बताता है। उससे जहाँ सरकार को लाखों रुपए का स्टैम्प ड्यूटी का चूना लग रहा है, वहाँ पर लोगों को भी जब इस प्रकार का कंपनसेशन देने का वक्त आता है तो ये जो अंडर वैल्यू डॉक्यूमेंट है ये सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो रहे हैं और करोड़ों रुपए जहाँ भूमि की वैल्यू है वहाँ पर हज़ारों में वो वैल्यू बैठ रही है और लोगों की कमर टूट रही है। सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो साथियों, ये सारे जो तरीके हैं जो लोगों के साथ इन अधिनियम में धोखाधड़ी हुई है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से सभी भूमि अधिग्रहण प्रभावित लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार ने तो इन लोगों के साथ बहुत धोखा किया है, जिसका परिणाम उन्होंने भुगत लिया है। अब आने वाली सरकार जो अभी हाल ही में बनी है, उस सरकार के से हमें उम्मीद भी है और उनके साथ हम एक बैठक करने भी जा रहे हैं कि यह सरकार जो गलतियां की है पिछली सरकार ने, उन गलतियों को सुधारे और यहाँ के किसानों के साथ, भूमि अधिग्रहण प्रभावित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको ठीक करें। यही उम्मीद इस सरकार से हम लगा कर बैठे हैं। आगे देखना है कि किस करवट बैठता है, आने वाले समय में यह सरकार क्या करती है। धन्यवाद।